नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन अधिकार पार्टी ने ये घोषणा कर दी है कई सीटों को लेकर कि किस सीट से किस जाति के लोग चुनाव लड़ेंगे। तो एनडीए, यूपीए यानी महागठबंधन और जो दूसरे अलायंस हैं इन तीनों की लड़ाई के बीच पप्पू यादव कहाँ खड़े हैं, बिहार की सियासी लड़ाई में पप्पू यादव कहाँ खड़े हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम बात करने वाले हैं सीधे पप्पू यादव जी से। लेकिन कृषि बिल का विरोध कर रही है इनकी पार्टी, कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं और आज पुतला भी जलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो सवाल की शुरुआत वहीं से करेंगे। कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं सर आप। अच्छा, पहले बताइए तो मोदी जी को क्या पता भारत के कृषि जीडीपी का, जिनको जीडीपी ही कोलैप्स कर दिया हो। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हो और लघु और सीमांत कृषि लगभग 84% हो। और हिंदुस्तान में जो लघु सीमांत कृषक है उनके पास कोई गोदाम नहीं है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि अपने अनाज को रखे। तो वो सीधा बड़ा जो व्यापारी है, बड़े जो लोग हैं, वो उसके अनाज को, फसल को अपने गोदाम में कैद करता है और फिर बड़े कीमतों पर उसको बेचता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात कि आपने जो कानून, काला कानून, उसके पहले ही आपने जो भूमि अधिग्रहण कानून लाया था, उस वक्त विरोध नहीं होने के चलते इनका मन बढ़ता चला गया। उस वक्त ही आप लगभग भूमि अधिग्रहण कानून को इतना गलत बनाया कि आपने किसानों के आपने अधिकार को ही छीन लिया। आप लॉकडाउन में मज़दूरों के अधिकार छीन ली। अभी चाइना की घटना चल रही हो, अभी जीडीपी देश में स्थिति ख़त्म हो, युवाओं के बेरोज़गार पर पूरा हमला हो रहा हो और कोरोना वायरस के बीच में आप लोगों को लड़ने का, बोलने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, जीने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद आश्चर्य होगा आपको कि लोग बोल ना सके, आवाज़ ना उठा सके। इस बीच में आपने गुलाम कानून आप पहले से ला रहे हैं, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना वायरस में भारत को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। दूसरा, आपने एजुकेशन कानून इतना गलत लाया कि अब कोई भी दलित, एसटी, एससी और अत्यंत पिछड़ा का लड़का लड़की अब पढ़ ही नहीं सकता। आपकी इतना गलत कानून आप इस बार लाए हैं कि गरीब का बच्चा पढ़ने के लायक ना। आप उस कानून को भी, अब आप कृषक कानून ले आए कि लघु और सीमांत किसान ही बर्बाद हो जाए और नया ज़मींदार को आपने पैदा कर लिया। टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका, मतलब आपके हमेशा नए ज़मींदार पैदा होते हैं। तो क्या विरोध नहीं होगा? इसीलिए हम लोगों ने तय कर दिया कि अब मरता क्या नहीं करता। आप हमेशा वार करोगे। आप एजुकेशन के बहाने वार कर दिए, कोरोना के बहाने आपने मजदूरों का आपने अधिकार छीन लिया, आपने टोटल के टोटल ठेकेदारों के हाथ में अधिकार दे दिए। हम कुछ बोल तक नहीं सकते हैं, मेरी जुबान आपने काट दी। कि चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग हो जाते हैं तो उनके उम्मीदवारों के खिलाफ आप उम्मीदवार नहीं उतारेंगे? एकदम नहीं उतारेंगे। एक सवाल कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस से आपकी नज़दीकियां रही हैं, कांग्रेस से आप ये गुजारिश करते रहे हैं कि आप महागठबंधन का नेतृत्व कीजिए। आपकी ये चाहत भी रही है कि वाया कांग्रेस महागठबंधन में जन अधिकार पार्टी की एंट्री हो। एक सवाल ये है कि चुनाव जो राजनीति होता है उसको अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। चुनाव के बाद स्थिति क्या होगी, ये इसके बारे में कोई भी आकलन जल्दबाजी है। लेकिन अगर आप किंग मेकर की भूमिका में हुए, आपकी पार्टी की कुछ सीटें आईं और किसी गठबंधन को आपकी ज़रूरत पड़ी, खासकर अगर महागठबंधन को आपकी ज़रूरत पड़ी, कहीं तो आप खड़े होंगे, कहीं तो आपको खड़े होना पड़ेगा। या तो आपको उस तरफ जाना पड़ेगा या फिर इस तरफ जाना पड़ेगा, या आप किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। इतना लंबा क्वेश्चन तो पहली बार सुनते हैं, जवाब हमसे कम सुना जाता है। अब आप हमको बताइए, एक बहुत क्लियर बात मैं आपको बता दूं। आपने पहला क्वेश्चन कर दिया कि आप महागठबंधन में आप कांग्रेस की द्वारा एंट्री। सर, कांग्रेस के बारे में मेरी अपनी निजी राय है, वो मिडलिस्ट वे है। ना वो नफरत की राजनीति करेगा, ना उन्माद की राजनीति करेगा।